Assalamu alaikum. I am Dr. Fatma Makki, your biology teacher from Fahim Abbasi Students Corner. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ बायोएनर्जेटिक्स फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी बुक। इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अबाउट बायोएनर्जेटिक्स और जो भी कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं लाइक क्लोरोप्लास्ट और कुछ पिगमेंट्स, मेजर पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल और इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को और फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट फेजेस को। पहली फेज जो फोटोसिंथेसिस की है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और ये बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन फेज है जिसमें एटीपी और NADPH की फॉर्मेशन होती है। इसमें हमने देखा फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इनकी टाइप्स और साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे डिटेल में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को और किस तरह से ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और एटीपी बनाने में, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एटीपी का सिंथेसिस, यानी वैसे फॉस्फोरिलेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट को, तो एडीपी में फॉस्फेट को ऐड करके एटीपी का सिंथेसाइज किया जाता है, इसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, इसमें बेसिकली लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वो केमिकल एनर्जी आपके पास कौन से दो केमिकल कंपाउंड्स की शक्ल में होती है, एक है NADPH2 या NADPH+H+ और दूसरा है ATP। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से फॉस्फोरिलेशन, चाहे वो साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, इसको यूज करके ATP और NADPH2 को सिंथेसाइज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। इस नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, PS2b और PS1b। अब आपको पता है PS2 जो है, इसमें जो क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल होता है ये 680 नैनोमीटर पे रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको इस फोटोसिस्टम को P680 भी कहा जाता है। जबकि PS1 या फोटोसिस्टम 1 जो है, इसमें जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है ये मैक्सिमम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर पे, इसलिए इस फोटोसिस्टम को P700 भी कहा जाता है। ये जो फोटोसिस्टम 2 है या PS2 है, अब आप इसमें देख सकते हैं इसका एंटेना कॉम्प्लेक्स रीजन है जिसमें लाइट फॉल करती है पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स पे, एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है ये लाइट, फिर दूसरे से तीसरे को रेजोनेंस के जरिए डिफरेंट पिगमेंट में ट्रांसफर होती हुई फाइनली ये रिएक्शन सेंटर के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है P680 का जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देता है 680 नैनोमीटर पे, उस तक ये लाइट एनर्जी पहुंचती है। और आपको पता है जब लाइट एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं ना, एनर्जी के हाई लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जब P680 में जो क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल है जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसके जो होते हैं वो हाईली एक्साइटेड फेज में चले जाते हैं, ठीक है। और वो जो हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर उनको कैप्चर कर लेता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये फोटोसिस्टम्स, चाहे वो फोटोसिस्टम 1 हो या 2 हो, उसका एक पार्ट होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये रिएक्शन सेंटर का जो हिस्सा है, इसका क्या काम होता है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करता है, ठीक है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल से रिसीव करता है और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें डिफरेंट कैरियर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्लास्टोक्वाइनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट कैरियर्स को ये दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है। अब आप देखिए PS2 या P680 में जब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं और फिर इनको जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो इनको रिसीव करता है और कैप्चर करता है और फिर ये ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब देखिए जो पीछे क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ये इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
ये तीनों ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में आती हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, चूंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर होल क्रिएट हो गया है, उस होल को फिल करने के लिए फिर वाटर को स्प्लिट किया जाता है। आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल को एज अ रिएक्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें से ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिबरेट कर दिया जाता है इनटू द एनवायरनमेंट, जबकि हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 हाइड्रोजन आयंस हैं तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज बेसिकली द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए H2O को वाटर लाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, 2 हाइड्रोजन आयंस या आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जो क्लोरोफिल ए में लाइट की एब्जॉर्प्शन की वजह से जो होल क्रिएट हो गया था, जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले गए हैं, तो उस होल को फिल करने के लिए ये 2 हाइड्रोजन आयंस यूज होते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज हो रहे हैं ये यूज होंगे। जबकि जो ऑक्सीजन होती है, जो यहाँ से एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये इमीडिएटली दूसरी एनवायरनमेंट में जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, उनके साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देती है, और उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हम फिर अपनी रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। और ये जो ब्रेकडाउन होता है वाटर का, इसको कहा जाता है फोटोलाइसिस, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बाद ये होल जो है ये फिल हो गया है P680 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में जो होल क्रिएट हुआ था। अब हम देखते हैं कि ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन कैरियर आता है वो है प्लास्टोक्वाइनॉन, और प्लास्टोक्वाइनॉन से ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, जिसमें 2 प्रोटीन्स होती हैं। साइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलकर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसायनिन में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एनर्जी का लेवल, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे तो इनमें एनर्जी लेवल बहुत हाई था, बट एज दे मूव डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नीचे मूव करते हैं तो इनकी एनर्जी कम होती जाती है। दे आर कमिंग एट द लो एनर्जी लेवल, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको यहाँ पे येलो कलर से शो किया गया है, इस एनर्जी को यूज करती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और फिर केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के जरिए फिर एटीपी का सिंथेसिस किया जाता है। तो ये जो केमियोस्मोसिस है, इसको भी हम नेक्स्ट बहुत डिटेल से इसी लेक्चर में देखेंगे। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए एटीपी का सिंथेसिस होता है। अच्छा, अब ये जो PS1 है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये PS2 या P680 से चले गए हैं PS1 या P700 के पास। अब यहाँ लाइट फॉल करती है इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। व्हेन इट फॉल्स ऑन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, तो फाइनली इट रीच टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ P700। अब P700 का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद दे आर कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ P700। ठीक है, और प्राइमरी एक्सेप्टर इनको फिर आगे से पास ऑन कर देते हैं टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अब यहाँ पे जो आपको पता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो गई है, ये हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है, इसके अंदर एक होल क्रिएट हो गया है। इस होल को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ये जो पीछे वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ से प्लास्टोसायनिन से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो P700 तक पहुंचते हैं, वो फिर इस होल को फिल कर देते हैं। यानी P680 में क्लोरोफिल ए के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब वो एक्साइटेड हुए थे और वो रिलीज हो गए थे, तो उस जगह जो होल क्रिएट हुआ था उसको फिल करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था। ठीक है, और उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे उन्होंने फिल किया था वो होल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। जबकि PS1 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से P680 के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ रही है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो P700 के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में जो होल क्रिएट हो रहा है उसको फिल कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद अब ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये क्या करता है, ये इन हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रेफर कर देता है, जिसमें ये ट्रांसफर करते हैं इनको आयरन कंटेनिंग एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है जिसको कहा जाता है फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं NADP प्लस रिडक्टेज के पास। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, NADP प्लस रिडक्टेज जो है ये NADP प्लस की रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन कैसे करेगा कि NADP प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देगा। आपको पता है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इस तरह NADP प्लस जो है वो NADP प्लस प्लस 2H प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में। तो अभी हमने देखा कि जी डार्क, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है इसमें 2 लाइट एनर्जी को 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें से एक है ATP और दूसरा है NADPH प्लस H प्लस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फॉस्फोरिलेशन हुई है यहाँ पे, ये जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोसेस है इसमें ATP भी बन रहा है और NADPH2 भी बन रहा है, लेकिन इसके लिए लाइट एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। और आप देखें कि ये जो इसकी फ्लो शीट बनाई है इसकी शेप बिल्कुल Z, इंग्लिश अल्फाबेट है, ABC में जो अल्फाबेट आता है Z उससे मिलती जुलती है, इसलिए इसको कहा जाता है Z स्कीम, ठीक है। और इस फॉस्फोरिलेशन को अब इसमें देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फोटो सिस्टम में से एक ही दफा पास हुए हैं, 2 दफा पास नहीं हुए, तो इसको कहा जाता है ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। हम इसकी तरह डेफिनेशन देखते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की। ये प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है जो कि प्लांट्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन जो है 2 फोटो सिस्टम्स के थ्रू पास कर रहे हैं, एक है PS1 और दूसरा है PS2, और फॉर्मेशन ऑफ ATP नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान जो होती है उसको कहा जाता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। देखें, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन जो होती है ना, ये उस वक्त होती है जब लाइट एनर्जी पूरी तरह से प्लांट्स को अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से ATP सफिशिएंट क्वांटिटी में ना बन रहा हो, ठीक है। ATP सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन रहा, NADPH तो बन रहा है, ठीक है, NADPH अवेलेबल है। आपको पता है ना, लाइट रिएक्शन के बाद स्टार्ट होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में NADPH की भी जरूरत पड़ती है और ATP के मॉलिक्यूल की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डार्क रिएक्शन में अगर ये प्रॉपर कंसंट्रेशन में ना हो, जितनी मिकदार में ये डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं हो सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं बन सकेगी। तो जब ऐसा हो, कभी लाइट जो है वो सही इंटेंसिटी में अवेलेबल नहीं होती, तो क्या होता है कि ATP प्रॉपर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में नहीं बन रहे होते ATP के मॉलिक्यूल्स। जब ATP इनसफिशिएंट हो फॉर द डार्क रिएक्शन, ठीक है, उस वक्त फिर नॉन साइक्लिक की बजाय साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट हो जाती है, और इस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में क्या होता है कि ATP के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो कि है PS1 या P700। अब देखिए, ये तो आप पढ़ चुके हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में कि PS2 से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइट होके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर से जाते हैं ये प्लास्टोक्वाइनोन के पास, प्लास्टोक्वाइनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये जाते हैं प्लास्टोसायनिन के पास, और प्लास्टोसायनिन से ये जाते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है इसमें इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होने के नतीजे में प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जा चुके हैं, और वैसे तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है, चाहे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो चाहे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो, ये प्राइमरी एक्सेप्टर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है फेरिडॉक्सिन को, जो एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और फेरिडॉक्सिन जो है, जब नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो रही होती है तो फेरिडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है टू NADP प्लस रिडक्टेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो फेरिडॉक्सिन है ये NADP प्लस रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने की बजाय ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन
किस में से गुजरते हैं, PS1 या P700 में से गुजरते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसायनिन के पास आते हैं और प्लास्टोसायनिन से दोबारा PS2 के पास चले जाते हैं। इस तरह से ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब इस साइकिल का आपको क्या लगता है कि इस साइकिल से क्या फायदा हो रहा है कि बार बार इलेक्ट्रॉन्स को बजाय इसके कि उनसे NADPH जनरेट किया जाए, उनको वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भेजा जा रहा है। इसका फायदा ये हो रहा है कि इससे जो फिर बार बार जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसायनिन और प्लास्टोसायनिन से PS2 के पास आएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको फिर केमी ऑस्मोसिस के जरिए ATP बनाने में यूज किया जाएगा और इस तरह प्लांट्स के सेल्स में ATP की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि उससे डार्क रिएक्शन को इनिशिएट किया जा सके और ग्लूकोज बनाई जा सके। ठीक है, तो इसको कहा जाता है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। और देखिए, चाहे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो चाहे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो, दोनों में ही ATP का सिंथेसिस हो रहा है। तो और इस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में जब ATP का सिंथेसिस होता है तो उसको कहा जाता है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ना तो वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है और ना ही NADPH जनरेट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ATP की प्रोडक्शन हो रही है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग ओनली थ्रू द फोटो सिस्टम 1 विच इज P700। अब हम देखते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की डेफिनेशन। या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ये लेस कॉमन टाइप ऑफ पाथवे होता है जो सिर्फ उन केसेस में होता है कि अगर NADPH तो सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद हो डार्क रिएक्शन के लिए, लेकिन ATP की क्वांटिटी सफिशिएंट ना हो। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे पास थ्रू ओनली वन फोटो सिस्टम विच इज PS1 और P700। और इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP होती है ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिसको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। आई होप कि अब आपको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब फॉस्फोरिलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आता है, जिसको अभी हमने डिटेल से पढ़ना है, वो है केमी ऑस्मोसिस, जिसमें ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ATP के सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, चाहे ATP का सिंथेसिस साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के जरिए हो रहा हो या नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के जरिए हो रहा हो, इन दोनों केसेस में जो मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस होता है इसको कहा जाता है केमी ऑस्मोसिस। और इसमें मेम्ब्रेन्स यूज की जाती हैं, थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको यूज किया जाता है टू कपल द रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी उनके अक्रॉस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें, जिसके नतीजे में ATP की प्रोडक्शन होती है। केमी ऑस्मोसिस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना वो ये है कि प्रोसेस बाय विच हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्राइव्स द फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब हम देखते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश होता है इसकी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के दौरान, और फिर उससे ATP जनरेट होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्शन सेंटर में जो दो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल में होल क्रिएट होता है उसको फिल करते हैं, और जो क्लोरोफिल A के अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसमें सबसे पहले आती है प्लास्टोक्वाइनोन, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसके बाद आता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आता है कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसायनिन। अब क्या होता है कि प्लास्टोसायनिन से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आगे कहाँ पर जाते हैं, ये आगे जाते हैं नेक्स्ट फोटो सिस्टम विच इज PS700, उसमें जाते हैं, और PS700 से ये फिर जाते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होके जाते हैं आगे फेरिडॉक्सिन के पास जो आयरन कंटेनिंग कैरियर है, और फेरिडॉक्सिन से फिर ये जाते हैं NADP प्लस रिडक्टेज के पास। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में भी देख चुके हैं, और यहाँ पे ये चेन जो है ये थाइलिकॉइड, वो तो हमने एक फ्लो शीट ड्रॉ की हुई है ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये मौजूद होते हैं थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन में, जो यहाँ पे शो की गई है। ये थाइलिकॉइड मेम्ब्रेन है, ये बाहर है थाइलिकॉइड, ये बाहर की तरफ है इसका स्ट्रोमा। ठीक है, और ये अंदर की तरफ है थाइलिकॉइड इंटीरियर स्पेस। ये थाइलिकॉइड इंटीरियर स्पेस है, या फिर इसको आप ल्यूमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें
कि हाइड्रोजन, यहाँ पे बात हो रही है पीछे ग्रेडियंट की, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ग्रेडियंट की बात हो रही है। केमियोस्मोसिस जो है वो मैकेनिज्म है एटीपी के सिंथेसिस का, जिसमें वो एनर्जी जो हाइड्रोजन एंड ग्रेडियंट की शक्ल में एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्टोर की जाती है, उससे एटीपी बनता है। अब आप देखें कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके या अंदर की तरफ ये इस तरफ आ रहे हैं, NADP प्लस रिडक्टेज के पास आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्वाइनोन के लेवल पर होते हैं तो उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब ये नीचे पहुंचते हैं तो इनकी एनर्जी लो हो जाती है। जैसे जैसे ये नीचे आते हैं तो इनमें से एनर्जी रिलीज होती है। अब वो जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कभी आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म यूज होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक जगह पे अगर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक जगह पे उनकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो वो एक उसको कहते हैं कंसंट्रेशन में डिफरेंस को कहा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन में जब डिफरेंस हो दो रीजन्स के दरमियान में तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इस थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफरेंट है, ठीक है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर डिफरेंट है और अंदर भी डिफरेंट है। तो इस तरह ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया यहाँ पे, ठीक है। कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया है, जिसमें बाहर जो है चूंकि फोटोलिसिस हो रहा है, बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, बाहर जो है ये जो ल्यूमेन है इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है ये हाई होती है, जबकि स्ट्रोमा जो है, ठीक है, ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है विच इज एटीपी सिंथेज। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक ऐसा एंजाइम है या ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो कि एटीपी को सिंथेसाइज करता है। लेकिन ये एटीपी को कब सिंथेसाइज करता है? जब अब पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो थायलाकोइड मेम्ब्रेन में से मूव करके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती है, तो इसको कहा जाता है डिफ्यूजन। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं ल्यूमेन से इनटू दी स्ट्रोमा, और जब ये स्ट्रोमा में आते हैं तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूजन हो रही है। तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, इनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करके एटीपी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब आप देखें कि ये इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, जिसमें एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है utilizing the energy which is due to the gradient of hydrogen ions across the thylakoid membrane। अब मैं केमियोस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ती हूँ। इट इज द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय विच हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट across the membrane drives the formation of ATP molecules by ATP synthase। This is called as केमियोस्मोसिस। जी, ये था डार्क रिएक्शन। इस डार्क रिएक्शन में आपने सबसे पहले पढ़ा नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, उसके बाद आपने पढ़ी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन दोनों में ही जो एटीपी सिंथेसिस मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज केमियोस्मोसिस। तो उसके बाद आपने पढ़ा केमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म। और अब हम देखते हैं कि आपको ये जो लेक्चर है अभी तक हमने पढ़ लिया है, इसकी कुछ समझ भी आई है या नहीं। उसके लिए हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं फॉर सम प्रैक्टिस। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हैपेंस व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन्स लो ऑन डैश फॉर केल्विन साइकिल। मैंने केल्विन साइकिल से मुराद है डार्क रिएक्शन, जो भी आपने नहीं पढ़ा आगे चल के पढ़ेंगे। इसमें ऑप्शन आ जाती है, ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी एनएडीपी, ऑप्शन डी NADPH। Second question is chlorophyll is insoluble in which of the following solutions? Option A acetone, option B alcohol, option C water, option D कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, तो आई थिंक अब आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए कि वाटर इज हाइड्रोफिलिक
और बाकी तीनों हाइड्रोफोबिक हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर में इनसोल्युबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement about the chemiosmosis mechanism is not true? Option A, membrane is in question is inner mitochondrial membrane. Option B, proton pumping is associated with respiratory chain. Option C, protons are pumped across a membrane. Option D, protons return through the membrane by way of a channel protein. जी नेक्स्ट देखते हैं। Next question is chlorophyll encloses a dense fluid filled region called option A stroma, option B cytosol, option C matrix, option D grana. Next question is energy transformation in living system follows the principle of option A biophysics, option B bioenergetics, option C biochemistry, option D thermodynamics. Next question is the most abundant protein on earth is option A RUBP, option B Rubisco, option C ATP synthase, option D NADPH synthase. Next MCQ is the human eye is protected by option A carotenoids, option B chlorophyll A, option C chlorophyll C, option D xanthophylls. Next question is if terminal group is methyl in porphyrin ring, the chlorophyll is referred to as option A chlorophyll A, option B chlorophyll B, option C chlorophyll C, option D xanthophyll. Next question is what is not produced during cyclic electron flow? Option A oxygen, option B ATP, option C NADPH, option D both A and C. Next question is each photon of light excites option A many electrons, option B 3 electrons, option C 2 electrons, option D single electron. Next question is water splitting process of photosynthesis releasing oxygen is called option A glycolysis, option B photolysis, option C hydrolysis, option D electrolysis. Next question is the light energy absorbed by the pigment molecules of antenna complex is transferred ultimately to option A reaction center, option B electron transport chain, option C chlorophyll B molecules, option D plastoquinone. Next question is color of chlorophyll A is option A orange red, option B yellow green, option C blue green, option D orange green. Next multiple choice question is photosynthesis is option A oxidative process, option B reductive process, option C catabolic process, option D redox process. Next question is red part of spectrum shows peak around option A 670 nanometer, option B 580 nanometer, option C 530 nanometer, option D 650 nanometer. Next question is which is unrelated to light reactions? Option A it can occur in light only, option B NADPH is produced in it, option C ATP is produced in it, option D it can occur in dark. Next question is the chemical link between catabolism and anabolism is option A growth, option B ATP, option C respiration, option D transpiration. Next question is which chlorophylls are found in algae and photosynthetic plants? Option A chlorophyll A and B, option B chlorophyll C and D, option C chlorophyll A and C, option D chlorophyll A, B, C and D. Next multiple choice question is energy transformation in living system follows the principle of option A biophysics, option B bioenergetics, option C biochemistry, option D thermodynamics. Next question is magnesium is present in which part of chlorophyll? Option A phytol tail, option B pyrrole ring,
Option C, porphyrin ring. Option D, heme portion. Next question is, the absorbing peak of chlorophyll A is option A 680, option B 690, option C 670, option D all of these. This was all about the introduction and detail of the light dependent reaction of photosynthesis. अब नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो लेक्चर का, उसमें आप देखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को और इसके अलावा रेस्पिरेशन को बहुत डिटेल से. थैंक यू सो मच.